अस्सलाम वालेकुम क्लास। इस लेक्चर में हमने कवर करना है प्रॉब्लम 1-2A और हम देखेंगे कि डिफरेंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस का हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है और किस तरह से हम अपनी डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को एडजस्ट करते हैं अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में ताकि हमारे एसेट साइड्स बराबर रहें लायबिलिटीज प्लस स्टॉक होल्डर इक्विटी के, यानी दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल रहे। और हमने बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है जो कि इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। सो ये हमारा इस वीडियो का टारगेट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। On August 31st, the balance sheet of the company showed cash, यानी आपको डिफरेंट बैलेंसेस दे दिए गए हैं ऑन अगस्त 31st को। अगस्त 31st को डिफरेंट बैलेंसेस दिए हुए हैं क्लिनिक के, और डिफरेंट बैलेंस यानी कि कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, सप्लाई, इक्विपमेंट, अकाउंट्स पेबल, कॉमन स्टॉक, रिटेन अर्निंग। तो ये सारे आपको बैलेंसेस पहले से मौजूद हैं, यानी कि लास्ट मंथ का क्लोजिंग है। तो कमिंग मंथ का क्या हो जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो ये आपको सितंबर के लिए ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। उसके बाद 1 से लेके 8 तक डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं और रिक्वायरमेंट नंबर 1 है प्रिपेयर अ टेबुलर एनालिसिस ऑफ द सितंबर ट्रांजैक्शंस बिगनिंग विद अगस्त 31st बैलेंसेस, यानी कि हमने पहले बैलेंसेस लिखने हैं और उसके बाद फिर सारी ट्रांजैक्शन जो ड्यूरिंग सितंबर हुई है उसको हमने एडजस्ट करना है। द कॉलम हेडिंग्स शुड बी एज फॉलोज। ये कॉलम हेडिंग्स जो हैं वो दी हुई है उन्होंने कि इस तरह से हमने कॉलम हेडिंग्स बनानी है। यानी कैश की हेडिंग है तो अब आप देख लीजिए ये कैश ऑलरेडी यहाँ मैंने लिख दिया है, अकाउंट्स रिसीवेबल है, इक्विपमेंट है, सप्लाईज है, और ख़ास चीज़ जो इसमें है वो रिटेन अर्निंग किस तरह से है। रिटेन अर्निंग्स के बजाय हमने इसके 3 फर्दर अकाउंट्स लिखे हुए हैं, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस और माइनस डिविडेंड। यानी रेवेन्यूज में से अगर हम एक्सपेंसेस एंड डिविडेंड माइनस करें तो हमारे पास रिटेन अर्निंग्स आ जाती हैं। तो हमने रिटेन अर्निंग लिखने के बजाय उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म लिख दी है। अच्छा, फिर सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस लिखने हैं। ओपनिंग बैलेंसेस जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है, ये 31 अगस्त के हैं। तो यहाँ से हम ओपनिंग बैलेंसेस कॉपी करेंगे और सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंसेस लिख लेते हैं। तो कैश की अमाउंट जो हमें दी हुई है, वो कैश की अमाउंट हमें दी हुई है 9,000। तो हमने यहाँ पे कैश लिख लिया। अकाउंट्स रिसीवेबल 1700 गिवन है, सप्लाईज 600 गिवन है, इक्विपमेंट 6000 गिवन है। तो ये आपके टोटल एसेट साइड हो गई। लायबिलिटी साइड पे अगर आप देखें तो नोट्स पेबल का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अकाउंट्स पेबल गिवन है, और अकाउंट्स पेबल कितना गिवन है, 3600 गिवन है। इसी तरह कॉमन स्टॉक आपको दिया हुआ है 13,000, वो हमने लिख लिया है। और रिटेन अर्निंग का ओवरऑल बैलेंस दिया हुआ है, जो कि रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 700। तो हम रिटेन अर्निंग का बैलेंस हम यहाँ पे लिख लेते हैं 700, जो कि रेवेन्यू के नीचे तो नहीं आएगा, लेकिन ये ओपनिंग बैलेंस समहाउ है। तो हम इसको यहाँ पे रिटेन अर्निंग का बैलेंस साइड में लिख लेते हैं 700। ओके, सो ये रिटेन अर्निंग हो गई। और अब हम डिफरेंट ट्रांजैक्शंस देखेंगे और डिफरेंट ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट देखेंगे कि काउंटिंग इक्वेशन पे क्या होता है। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है नंबर 1। टोटल हमारे पास 7-8 ट्रांजैक्शन है, तो हर ट्रांजैक्शन को हम देखते हैं वन बाय वन और उसका इफेक्ट हम साथ साथ लिखते जाते हैं। पेड 9,000 कैश फॉर अकाउंट्स पेबल ड्यू, यानी अकाउंट्स पेबल जो पहले कभी ड्यू था वो उन्होंने 9,000 पे कर दिया है। पे कर दिया का मतलब है कि माइनस 2,900 हो जाएगा। इसी तरह अकाउंट्स पेबल में अगर हम जाएंगे, क्योंकि लाइबिलिटी भी खत्म हो गई है, लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो गई है, तो माइनस हम कर देंगे 2,900। उसके बाद एक नेक्स्ट एंट्री है, एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 2 आप चेक करें तो लिखा हुआ है
कलेक्टेड 1300 ऑफ द अकाउंट्स रिसीवेबल कलेक्ट हुआ है, यानी पैसे आए हैं। पैसे आए तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे 1300, और ये पैसे क्यों आए हैं, क्योंकि ये अकाउंट्स रिसीवेबल के अगेंस्ट आए हैं। तो अकाउंट्स रिसीवेबल डिक्रीज हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, तो हम 1300 से अकाउंट्स रिसीवेबल माइनस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री अगर हम देखें, थर्ड एंट्री, तो थर्ड एंट्री कहते हैं परचेज एडिशनल ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 2100 and by paying 800 in cash and the balance on account। यानी कि आपने पहले तो इक्विपमेंट खरीदा है, तो इक्विपमेंट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितने का खरीदा है, प्लस 2100 का खरीदा है, तो हमने प्लस कर दिया। अच्छा, और इक्विपमेंट खरीदने में कैश कितना दिया है, कैश माइनस हो गया, डिडक्ट हो गया 800, तो कैश हमने माइनस कर लिया। और बाकी की जो अमाउंट है, यानी अगर आप 2100 में से 800 माइनस करें तो 1300 बचता है। बाकी का आपने उधार कर लिया है, यानी ऑन अकाउंट आपने लायबिलिटी क्रिएट कर ली है। कितने की कर ली है, 1300 की। तो लायबिलिटी आपके पास इंक्रीज हो गई। उसके बाद फिर हमने देखना है कि नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में है फोर्थ, अर्न रेवेन्यू ऑफ 7300, of which 2500 is collected in cash and the balance is due in October। यानी आपने सर्विस प्रोवाइड की है, रेवेन्यू अर्न किया है। टोटल रेवेन्यू कितना अर्न किया है, 7300 का। तो जो रेवेन्यू अर्न किया है वो कितना अर्न किया है, 7300 का। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7300, जो कि रेवेन्यू में आ जाएगा। दिस वन इज रेवेन्यू, और ये इंक्रीज हो रहा है, प्लस हो रहा है 7300। ये रेवेन्यू जो आपने कैश में कलेक्ट किया है, वो कैश में कितना कलेक्ट किया है, वो 2500 कलेक्ट किया है, तो हमने इसको प्लस कर दिया। यानी कि जो आपका टोटल रेवेन्यू हुआ है 7300, इसमें से 2500 कैश मिल गया, बाकी मिल जाएंगे, फ्यूचर में मिल जाएंगे। और जो पैसे फ्यूचर में मिलने वाले होते हैं उसको हम अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं, यानी ये वो अमाउंट जो फ्यूचर में मिल जाएगी, ये अकाउंट्स रिसीवेबल है। तो रिमेनिंग बैलेंस अकाउंट रिसीवेबल में हमने कर दिया। उसके बाद एंट्री नंबर 5 है डिक्लेयर्ड एंड पेड अ कैश डिविडेंड, यानी कैश डिविडेंड ना सिर्फ आपने डिक्लेयर किया है बल्कि पे कर दिया है। पे अगर कर दिया है तो इसका मतलब है आपके पास से 400 कैश माइनस हो गया। और डिविडेंड क्योंकि रिटेन अर्निंग में से माइनस होता है, तो यहाँ पे हमने माइनस डिविडेंड 400 कर दिया, ताकि हमारी रिटेन अर्निंग की अमाउंट आ जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है, एंट्री नंबर 6, उसमें देखें, उसमें लिखा हुआ है पेड सैलरीज 1700, रेंट 900 एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस $200। यानी आपने डिफरेंट एक्सपेंसेस किए हैं और एक्सपेंसेस की पेमेंट की है। तो अगर हम 1700 जो कि सैलरीज हैं, उनको अगर हम प्लस करते हैं 900 रेंट में, और हमारे पास 200 जो है वो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, तो टोटल हमारे 2800 बनते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं रफ में कि हमारे पास 1700 की सैलरीज हैं, 900 का रेंट है, और हमारे पास 200 के एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है। तो टोटल हमारे कितने हो गए, 2800। तो यानी हमारे पास से कैश कितना चला गया, 2800। और ये कैश क्यों गया, क्योंकि हमने एक्सपेंसेस पे किए, और जब एक्सपेंसेस पे करते हैं तो रिटेन अर्निंग में से वो माइनस होते हैं, तो हमने इसको माइनस लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री अगर हम चेक करें, एंट्री नंबर 7, तो लिखा हुआ है incurred utility expenses for the month on account। on account means उधार पे, पैसे नहीं दिए हैं, एक्सपेंस तो हो गया, तो एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस आपकी रिटेन अर्निंग को माइनस करता है, इस वजह से हमने 170 यहाँ माइनस कर दिए। और इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने लाइबिलिटी क्रिएट की है, अकाउंट्स पेएबल लाइबिलिटी बढ़ गई है 170 से। और लास्ट एंट्री अब जब हम देखते हैं, तो लास्ट एंट्री में आपको ये कहते हैं रिसीव $10,000 फ्रॉम कैपिटल बैंक ऑन अ 6 month नोट पेबल। यानी रिसीव कैश, यानी 10,000 आपके पास आ गए, तो हमने यहाँ पे 10,000
प्लस कर लिया और ये पैसे क्यों आए? हमने उधार लिया और उस उधार का नाम क्या है? नोट्स पेबल, यानी हमने क्रेडिट लिया है, बैंक से क्रेडिट लिया है नोट्स पेबल के नाम से। ये देखिए यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है नोट्स पेबल, तो हम नोट्स पेबल लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 10,000 लिख देंगे। सो ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन थी और इसके बाद अगर हम इसको टोटल करना चाहें तो हम टोटल भी कर लेते हैं। सो क्लास अब हम इसको टोटल करते हैं और अगर आप टोटल देखें ऐड करते जाते हैं तो हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो ये हमारी टोटल एक्सपेंस साइड आ जाएगी। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। और ये हमारी लाइबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी है इंक्लूडिंग द 700 एज अ रिटेन अर्निंग ओपनिंग बैलेंस। तो इसको अगर हम हाईलाइट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा बैलेंस आपका लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी का। तो जब हम इसको टोटल करते जाते हैं तो हम वन बाय वन देखते जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब आप एक चीज नोट करें कि हम यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं यानी 31 अगस्त वाले बैलेंसेस हैं हम वो भी क्या करते जा रहे हैं? वो भी हम यहाँ पे ऐड करते जा रहे हैं। सो ये हमारे बैलेंसेस हो गए। अगर अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करें टोटल एसेट्स तो हमारे पास टोटल एसेट्स की जो अमाउंट आएगी वो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। हमारे पास कैश है 15,900, इसमें हम प्लस कर देंगे अकाउंट्स रिसीवेबल 5,200 और इसमें फिर हम प्लस कर देंगे सप्लाईज जो कि 600 है और हम इसमें प्लस कर देंगे इक्विपमेंट जो कि आपका आ रहा है 8,100। तो जो हमारा कैश का बैलेंस आ रहा है, जो हमारा एसेट्स का बैलेंस आ रहा है वो 29,800 है। अब हम अगर अकाउंटिंग इक्वेशन की दूसरी तरफ आए तो हमारे पास सबसे पहले मौजूद है नोट्स पेबल जो कि 10,000 है, हमने डायरेक्टली लिख लिया है। उसके बाद हमारे पास अकाउंट्स पेबल है, उसको हम ऐड करते हैं तो अकाउंट्स पेबल की अमाउंट हमारे पास आ रही है 2170। कॉमन स्टॉक है हमारे पास 13,000। रेवेन्यू हमारे पास है 7,300 और एक्सपेंसेस अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं 2970। फिर हमारे पास 400 के डिविडेंड हैं और ये रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस भी हमने याद रखना है। हमारे पास रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस भी है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल लायबिलिटीज एंड स्टॉक होल्डर इक्विटी या ओनर इक्विटी। और जब हम इसको टोटल करेंगे तो हमारा फिर एसेट्स के बराबर आना चाहिए। हम चेक करके देख लेते हैं। हमारे पास नोट्स पेबल हैं 10,000, इसमें हम प्लस कर लेंगे अकाउंट्स पेबल 2170 और फिर हम इसमें प्लस कर लेंगे 13,000 जो कि हमारा कॉमन स्टॉक है और फिर हम इसमें प्लस कर लेंगे रेवेन्यू जो कि 7,300 है। उसके बाद हमारे पास एक्सपेंसेस आ जाते हैं जो कि हम माइनस करते हैं क्योंकि रिटेन अर्निंग पे ये डिक्रीज का इसका इफेक्ट आता है तो हम माइनस कर लेते हैं 2970 और उसके बाद हम इसमें से अगेन डिविडेंड्स भी माइनस होते हैं क्योंकि डिविडेंड से भी रिटेन अर्निंग डिक्रीज होती है और ओपनिंग बैलेंस हम क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। तो ये हमने प्लस कर लिया तो हमारा जो बैलेंस आ रहा है अब आप चेक कीजिए कि एसेट साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है राइट हैंड साइड टोटल लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी के। और यही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन भी है जो ये कहती है कि एसेट्स तमाम बराबर होना चाहिए लायबिलिटीज प्लस स्टॉक होल्डर इक्विटी के, चाहे डेली आपकी ट्रांजैक्शन हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजैक्शन हो, हर ट्रांजैक्शन के बाद ये अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस होती है। सो दिस वाज रिक्वायरमेंट नंबर 1 और ए। सेकंड रिक्वायरमेंट हम चेक कर लेते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर सितंबर, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बनाना है। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में सबसे पहले तो हम कंपनी का नाम लिखते हैं जो कि डोनाह्यू ओके, कंपनी का नाम हमने लिख दिया। उसके बाद हमारे पास
इनकम स्टेटमेंट आती है फॉर द पीरियड एंडेड, तो क्योंकि ये हम मंथ का बना रहे हैं तो हम लिख देंगे फॉर द मंथ एंडेड सितंबर 30th, और ईयर्स में नहीं दिया हुआ है तो वो हम नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं दिया हुआ ये। अच्छा, इसका तरीका ये है कि हमारे पास रेवेन्यूज होते हैं और रेवेन्यूज में से हम क्या माइनस कर लेते हैं, तमाम एक्सपेंसेस माइनस कर लेते हैं तो हमें प्रॉफिट या लॉस पता चल जाता है। रेवेन्यूज हमें दिए हुए हैं, अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन से देखिए हमारे पास टोटल रेवेन्यू कितने आ रहे हैं, 7,300 रेवेन्यू आ रहे हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि हम रेवेन्यू यहाँ से दिस वन, यहाँ पे हम रेवेन्यू ले जाएंगे और यहाँ पे हम रेवेन्यूज लिख लेंगे। सो रेवेन्यू हम लिख लेते हैं 7,300, ये हमने रेवेन्यूज लिख लिए और रेवेन्यूज में से हम माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस हमें अलग अलग दिए हुए हैं, एक्सपेंसेस को अगर आपने चेक करना हो वैसे टोटल 2970 हैं, लेकिन अगर हम एक्सपेंसेस को सेपरेटली प्रेजेंट करना चाहें, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस को हम सेपरेटली प्रेजेंट करते हैं, अलग अलग प्रेजेंट करते हैं, तो हम अलग अलग लिख लेते हैं यहाँ पे एक्सपेंसेस, और वो एक्सपेंसेस हमें कहाँ दिए हुए हैं, दिस वन 6 ट्रांजेक्शंस में सैलरीज आपको दी हुई है, रेंट दिया हुआ है और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस दिया हुआ है। सो इसके अलावा आपको ये यूटिलिटी एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं, तो यूटिलिटीज भी दिए हुए हैं, ये दो एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं, तो ये एक्सपेंसेस हम यहाँ पे लिख लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारे पास है सैलरीज एक्सपेंसेस, इसको हम इनर कॉलम में लिख लेते हैं। सैलरीज एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं 1700। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंस है, हम यहाँ से सारा देखते हुए जा रहे हैं, ये जो रेड से हाईलाइट किया हुआ है रेंट एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस कितना है 900 का। उसके बाद हमारे पास है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, जो कि कितना है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है हमारे पास 200, और लास्ट में हमारे पास जो एक्सपेंस मौजूद है हमें दिया हुआ है दिस वन, वो है यूटिलिटीज एक्सपेंस। सो यूटिलिटीज एक्सपेंस हमें हमारे पास कितना है 170, ये हमने लिख लिया है, और अब इसको हम टोटल करेंगे तो टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। हम टोटल करके देख लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितना आ रहा है। आउटर कॉलम में लिखेंगे और हम माइनस करेंगे इसको, अब आप टोटल करेंगे तो ये सेम बैलेंस आना चाहिए, जो एक्सपेंसेस का ये 2970 है। कैसे, 1700 को प्लस करेंगे आप, अगर 900 200 प्लस 170 तो हमारे पास आ जाएगा 2970। तो ये देखिए ये 2970 हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में बैलेंस आ रहा है, इनको हम माइनस करते हैं आपस में तो हमारे पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ जाएगा, और ये नेट प्रॉफिट आ रहा है। नेट प्रॉफिट क्यों आ रहा है, क्योंकि रेवेन्यू ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, इस वजह से हमारे पास नेट प्रॉफिट आ रहा है। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट, या इसको हम नेट इनकम कहते हैं। यहाँ पे है इनकम स्टेट। तो उसके बाद हमने क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, तो हम क्या करेंगे, वही सारी हेडिंग्स कॉपी करेंगे और इनकम स्टेटमेंट के बजाय बस हम यहाँ पे लिख लेंगे स्टेटमेंट ऑफ, लास्ट लाइन में स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। सो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स का सीधा सा सिंपल फॉर्मेट है हमारे पास, ओपनिंग बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है रिटेन अर्निंग का, इसमें हम ऐड करते हैं जितना भी प्रॉफिट होता है और हम इसमें से लेस करते हैं हमारे पास जो भी डिविडेंड्स होते हैं। तो हमारे पास क्या आता है,
रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। तो अब अगर गौर से देखें तो ये चीज़ें हमारे पास कहाँ-कहाँ मौजूद हैं। तो दिस वन, ओके। सो अगर अब हम चेक करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस है। ये मैंने आपको बताया था रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस, ये हम यहाँ लिख देंगे जो 700 है, ये रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस था। उसके बाद प्रॉफिट है, प्रॉफिट ये इनकम स्टेटमेंट से यहाँ पे आ जाएगा। डिविडेंड्स ये हमने 400 पहले से ही माइनस किए, डिविडेंड हम माइनस कर लेंगे तो फिर हमारे पास हमारा रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट बन जाएगा। तो रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है $700। प्रॉफिट अभी हमने निकाला 4,330, ये हम प्लस करेंगे, डिविडेंड्स हम माइनस करेंगे जो कि 400 है, तो हमारे पास रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बैलेंस आ रहा है रिटेन अर्निंग का। जो रिटेन अर्निंग का बैलेंस आ रहा है वो 4630 आ रहा है। लास्ट काम हमने करना है, लास्ट रिक्वायरमेंट है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, फिर हम हेडिंग्स लिख लेंगे और यहाँ पे कंपनी का नाम, उसके बाद बैलेंस शीट कभी भी फॉर द मंथ नहीं होती है, ये एज ऑन होती है, पर्टिकुलर डेट को होती है। और रिटेन अर्निंग के बजाय हम लिख लेंगे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट का दूसरा नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एक तरफ आपके तमाम एसेट्स आते हैं और एसेट्स के लिए अब आप देख लीजिए ये तमाम एसेट्स लाइन से लिखे हुए हैं, तो हम यहाँ से ही लिख लेते हैं कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, देन वी हैव सप्लाईज, और लास्ट में हमारे पास इक्विपमेंट। तो अमाउंट हम कहाँ से लिख रहे हैं, ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस हैं तो हम यहीं से लिख रहे हैं। कैश की अमाउंट है 15,900, और अगर हम इसको करेंसी में लिख दें 15,900, उसके बाद हमारे पास अकाउंट्स रिसीवेबल है 5,200। अच्छा, तो ये हमने एक लाइन कर लिया है। फिर सप्लाईज आ गए हैं, सप्लाईज का हमारे पास बैलेंस आ रहा है 600, और इक्विपमेंट का आ रहा है 8,100। सो ये बैलेंसेस हमने ये टोटल यहाँ से बैलेंसेस कॉपी किए हैं, और अगर हम इसको टोटल करें तो टोटल हमारा क्या आ रहा है, टोटल हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन वाला ही टोटल आना चाहिए जो कि 2980 आ रहा है। यहाँ पे हमने लिख दिया टोटल एसेट्स। और बैलेंस शीट का जो दूसरा साइड है, दूसरा साइड है लाइबिलिटीज प्लस स्टॉक होल्डर इक्विटी। और सबसे पहले हम लाइबिलिटीज लिखना शुरू करते हैं। तो लाइबिलिटीज में हमारे पास अब अकाउंटिंग इक्वेशन देख लें, एक अकाउंट्स पेबल है और एक नोट्स पेबल है, और ये इसके क्लोजिंग बैलेंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अकाउंट्स पेबल, और बाद में हम लिखेंगे नोट्स पेबल, और इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज आ जाएगा। सो अकाउंट्स पेबल हमारे पास बैलेंस आ रहा है, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन से चेक करना है, और ये आ रहा है 2170। तो 2170 हमने लिख दिया। नोट्स पेबल हमारे पास ये दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस जो कि 10,000 है, तो ये हमने 10,000 लिख लिया। और जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 12,170। तो ये हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज आ गई, और हमारे पास यहाँ पे आखिरी चीज आती है स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। तो स्टॉक होल्डर इक्विटी में हमारे पास कॉमन स्टॉक है, या इसको हम कैपिटल स्टॉक भी कहते हैं। कॉमन स्टॉक आप चेक कर लें, दिस वन, ये 13,000 गिवन है, तो यहाँ पे हमने कॉमन स्टॉक लिख लिया, और वो कितना लिख लिया 13,000। और उसके बाद बैलेंस शीट में हमारे पास रिटेन अर्निंग्स आती हैं, तो हम यहाँ पे रिटेन अर्निंग्स हमने लिख लिया। और रिटेन अर्निंग्स का जो हमने बैलेंस लिखना है वो कौन सा लिखना है, वो दिस वन, यानी जो हमने रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट से फाइंड आउट किया था जो कि है 4630। सो इसको हम ऐड कर लेंगे 13,000 में, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल स्टॉक होल्डर्स
इक्विटी, जो कि हमारा दोनों को ऐड करके आ रहा है 17630। और यहाँ पे हमने लिख दिया टोटल लायबिलिटीज एंड होल्डर्स इक्विटी। ओके, सो जब हम इनको टोटल कर लेंगे तो हमारा एसेट्स के बराबर आना चाहिए है। हम टोटल करके देख लेते हैं और वो कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, दोनों तरफ सेम बैलेंस आ रहा है। सो दिस वाज योर बैलेंस शीट। तो इसमें हमने काउंटिंग इक्वेशन, ट्रांजैक्शन को हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखा और उसके बाद हमने उससे 3 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, जो कि हमारे पास ये इनकम स्टेटमेंट थी, फिर हमने रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट बनाई और फाइनली हमने बैलेंस शीट बना ली। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। टेक केयर क्लास।